साथ प्रीति रघुनंदन। 15 अगस्त के दिन लाल किले पर एक बार फिर तिरंगे को लेकर किस तरह की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। संसद के गेट पर अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर से क्यों भिड़ गए कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू। दिल्ली में एक मासूम से दरिंदगी के बाद कैसे दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच हंगामा शुरू हो गया। अयोध्या से श्री राम और राशन से जुड़ी दो बड़ी खबरें क्या हैं, और हॉकी सेमीफाइनल में हार के बावजूद कैसे स्वर्णिम इतिहास रचने की तैयारी कर रही हैं देश की बेटियां। ये सभी खबरें डंके की चोट पर। खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने भारत के खिलाफ एक और बड़ी साजिश रची है। सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर 15 अगस्त पर रंग में भंग डालने की साजिश रची है। इसके लिए पन्नू ने किसान आंदोलनकारियों और उनके समर्थकों को भड़काने की साजिश रची है। पन्नू चाहता है कि किसान आंदोलन की आड़ में दिल्ली में ऐसा हंगामा हो कि प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से झंडा नहीं फहरा सके। किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर जिस तरह हंगामा हुआ था, एक बार फिर कुछ वैसा ही माहौल बनाने की साजिश रची गई। इसके पीछे सिख फॉर जस्टिस के सरगना और खालिस्तान समर्थक जीएस पन्नू का शातिर दिमाग है। इसके लिए 15 अगस्त जैसे पवित्र तारीख को चुना गया, जिस दिन आजादी का जश्न मनाने और देशवासियों को संदेश देने के लिए खुद प्रधानमंत्री लाल किले पर मौजूद होते हैं। देश की खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लग गई है, इसलिए पन्नू की साजिश का अमल में आना नामुमकिन ही है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पन्नू ने 15 अगस्त को तिरंगा फहराने से प्रधानमंत्री मोदी को रोकने के लिए साजिश रची है। सिख फॉर जस्टिस संस्था ने किसान आंदोलनकारियों और उनके समर्थकों को हजारों ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली की सड़कों को जैम करने को कहा है। इसके अलावा पन्नू ने पंजाब, कश्मीर, असम और महाराष्ट्र के किसानों को तिरंगा न फहराने को कहा है। सिख फॉर जस्टिस की साजिश लोगों की भावनाओं को भड़काना है। इससे पहले इसी साल 26 जनवरी को हुई लाल किला हिंसा मामले में भी सिख फॉर जस्टिस का हाथ सामने आ चुका है। उस वक्त भी किसान आंदोलन की आड़ लेकर संगठन ने देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। कुछ दिन पहले भी सिख फॉर जस्टिस ने तिरंगे का अपमान करने वाले और प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले विवादित बयान दिए थे। बताया गया कि सिख फॉर जस्टिस बंगाल, पंजाब और कश्मीर में देश विरोधी ताकतों को इकट्ठा कर भारत के टुकड़े करने के सपने देख रहा है। चूंकि 15 अगस्त बड़ा मौका है, ऐसे में दुनिया भर में भारत को बदनाम करने के लिए पन्नू की नजर स्वतंत्रता दिवस पर है। खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि सिख फॉर जस्टिस के पन्नू ने फिर से हिंसा का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। जिस तरह 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के जरिए हंगामा किया गया और लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया गया, उसी तरह इस बार देश के अलग अलग हिस्सों में स्वतंत्रता दिवस पर माहौल बिगाड़ने की साजिश है। इसी मकसद से सिख फॉर जस्टिस ने हिमाचल प्रदेश के भी कई नेताओं को धमकी भरे संदेश भेजे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने पहले से रिकॉर्ड किए गए फोन कॉल हिमाचल प्रदेश के कुछ पत्रकारों और नेताओं को भेजे। 56 सेकंड के ऑडियो संदेश में पन्नू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को 15 अगस्त को तिरंगा न फहराने देने की धमकी दी है। ऐसी ही धमकी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी दी गई। कुछ दिन पहले मुझे जो एक संदेश प्राप्त हुआ था, जिस पर FIR भी दर्ज हुई है और बाकी की तफ्तीश, बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस उसमें आगे है। और आज मुझे इस बात को लेकर के हैरानी है कि उसी तरह की एक और कॉल, जिसमें श्री जगत प्रकाश नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी जोड़ा गया है हमारे नाम के साथ, कि अगर इस प्रकार से तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश करेंगे तो उसमें सिलसिले में उन्हें धमकी के रूप में अपनी बात की। इसके अलावा आम लोगों से भी 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराने और घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई। ऑडियो संदेश में यह भी कहा गया था कि पंजाब के बाद वो हिमाचल में भी कब्जा करेंगे, क्योंकि हिमाचल का कुछ क्षेत्र पहले पंजाब का हिस्सा था। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ IPC, UAPA और IT एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत देशद्रोह का केस दर्ज किया और इसके अलावा पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। चूंकि मामला गंभीर है, इसलिए सुरक्षा बल ने देश के कई संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है।
संसद के अंदर नए कृषि कानूनों को लेकर आपने विपक्ष के सांसदों का हंगामा तो कई बार देखा होगा, लेकिन आज हम आपको कृषि कानूनों का विरोध करने वाले कांग्रेस और अकाली दल के सांसदों की भिड़ंत दिखाते हैं। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस और अकाली दल के दो सांसद संसद भवन के गेट पर ही बहस करने लगे। कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर पर कृषि कानूनों का विरोध करने के नाम पर ड्रामा करने का आरोप लगाया, तो जवाब में हरसिमरत कौर ने भी मीडिया की मौजूदगी में रवनीत बिट्टू पर भी किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। कैबिनेट मंत्री सी तुसी बिल पास करवाया कैबिनेट बह के तुसी बिल कराया पास कैबिनेट तुसी पहला कौन ये नकली है ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में कराया कि नहीं कराया तुसी कैबिनेट सी या नहीं होगा मंत्री सी झूठ बोल रहे हो कहने मैं मंत्री नहीं सी तुसी कैबिनेट के मंत्री सी झूठ बोल रहे हो रे ड्रामा कर रहे हो इस्तीफा पहला दिता इस्तीफा बाद दिता पहला ये बिल्कुल कैबिनेट मंत्री सी शरेआम झूठ बोल दिया एक कैबिनेट मंत्री सी उदो मोदी जी तोमर दे नाल बैठे सी नाल बीएसपी ये बिल पास कराने वाले आ कैबिनेट मंत्री सी जे सच्चा झूठा बोलो तुसी ये बोलो सच्चा झूठा कैबिनेट मंत्री बिल पास करवा के इस्तीफा कर दिया बिल पास करा के दिया पहले दिया 2 महीने लगातार बिल के हक में बोलते रहे 2 महीने बड़े बादल साहब छोटे बादल साहब आज कितने ने 5 दिन बादल साहब हो गए। एक दिन पहले की तरह एक बार फिर कृषि कानूनों के विरोध में सांसदों को गेहूं की बाली देने के लिए अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर संसद के गेट नंबर 4 पर मौजूद थी। उनके साथ पार्टी के सांसद विरोध की तख्तियां लेकर मौजूद थे। तभी वहां से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू गुजरे तो दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बोल रहे कहने मैं मंत्री नहीं सी बिल्कुल नहीं थे कैबिनेट से इस्तीफा दे के भाग के आए इस्तीफा पहला दिता बाद कांग्रेस सरकार बिल के पंजाब में रद्द किया। असल में लोकसभा की कार्रवाई में शामिल होने के लिए संसद जा रहे रवनीत सिंह बिट्टू की नजर अकाली दल के विरोध पर पड़ी तो उन्होंने कृषि कानून के विरोध के नाम पर हरसिमरत कौर पर ड्रामा करने का आरोप लगा डाला। रवनीत ने दावा किया कि जब ये कानून बन रहे थे और कैबिनेट से इन्हें मंजूरी मिली तब अकाली दल मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा था जिसमें हरसिमरत कौर बादल खुद केंद्रीय मंत्री थे। इस पर हरसिमरत ने पूछ लिया कि कानून बनाते वक्त कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी कहां थे। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ नहीं बोले कैबिनेट मंत्री होके इस्तीफा बिल पास होने के बाद घर जाके इस्तीफा दिया। ये रोज ड्रामा करते हैं कैबिनेट के मंत्री थे जिस दिन ये बिल पास हुआ। इनसे पूछिए राहुल गांधी कहाँ थे जब किसान के बिल आए थे। राहुल गांधी सोनिया गांधी कहाँ थे और फिर ये पार्टी बाहर वॉकआउट करके ये पार्टी ने वॉकआउट करके किसान के बिल पास करने में मदद करी। इसके बाद तो दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई जो कुछ मिनटों तक चलती रही। आज भी अपनी पार्टी को इकट्ठा करके अपने पार्टी को इकट्ठा बिल पास करा के दिया। झूठ बोलना बंद करो। में बोलते रहे 2 महीने बड़े बादल साहब छोटे बादल साहब आज कितने ने 5 दिन बादल साहब हो गए। अकाली दल के प्रधान ने और गायब ने 5 दिनों तो पार्लियामेंट। आप किधर थे जब बिल पास हो रहे थे। हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस पर झूठा प्रचार करने और अपनी जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया। हरसिमरत कौर बादल पहले भी ये सफाई दे चुकी हैं कि केंद्रीय मंत्री रहते केंद्रीय कैबिनेट में जब भी कृषि कानूनों को लेकर बात हुई उन्होंने इसका विरोध किया था। क्योंकि पंजाब में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं और कृषि कानून वहां बड़ा मुद्दा है, इसलिए दोनों दलों में किसानों का सबसे बड़ा हिमायती होने की होड़ लगी है। कृषि कानूनों के विरोध में जहां मॉनसून सत्र के पहले दिन से संसद में विपक्ष हंगामा कर रहा है, वहीं अकाली दल संसद के अंदर और बाहर अपने तरीके से विरोध कर रहा है। एक दिन पहले भी हरसिमरत कौर बादल कई नेताओं को संसद भवन के गेट पर गेहूं की बालियां देती देखी गई थी। चूंकि अकाली दल और कांग्रेस दोनों का कृषि कानून के मुद्दे पर एक जैसा रुख है, इसलिए दोनों दल इस मुद्दे पर बढ़त लेने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सी तुसी बिल पास करवाया कैबिनेट बह के तुसी बिल कराया पास कर तुसी पहला कौन ये नकली है ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में कराया कि नहीं कराया तुसी कैबिनेट सी या नहीं होगा मंत्री सी झूठ बोल रहे कहने मैं मंत्री नहीं सी
ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇ, ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। इस्तीफा पहले दिता, इस्तीफा बाद दिता पहला। ये बिल्कुल कैबिनेट मंत्री सी शरेआम झूठ बोलते हैं। एक कैबिनेट मंत्री सी उदो मोदी दी तोमर दे नाल बैठे सी, नाल बीएसपी ये बिल पास कराने वाले आ। कैबिनेट मंत्री सी, जे सच्चा झूठा बोलो, तुसी ये बोलो सच्चा झूठा। कैबिनेट मंत्री बिल पास करवा के इस्तीफा कर दिया, बिल पास करा के दिया, पहले दिया। 2 महीने लगातार बिल के हक में बोलते रहे। 2 महीने बड़े बादल साहब, छोटे बादल साहब, आज कितने ने 5 दिन बादल साहब हो गए। बहस की इन तस्वीरों को भी पंजाब की चुनावी राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पंजाब चुनाव में कांग्रेस को अकाली दल का ही सामना करना है। और इस बीच अकाली दल ने पंजाब चुनाव के लिए बीएसपी से भी गठबंधन कर लिया है। इस गठबंधन की वजह से कृषि कानूनों के मुद्दे पर विपक्षी एकता की कोशिश को धक्का लगा है और इसलिए चुनाव तक इस मुद्दे पर इस तरह की तीखी नोकझोंक के और भी ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। इधर दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की एक बच्ची की मौत के बाद मासूम के साथ हुई हैवानियत की आशंका ने सियासी रंग ले लिया है। बच्ची का चुपचाप अंतिम संस्कार करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बच्ची के माता पिता ने मासूम के साथ रेप के बाद हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की है, जिसे लेकर राजनीति गरमाई हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तक कई नेताओं ने बच्ची के परिवार को इंसाफ दिलाने का वादा किया है, लेकिन इस दौरान राहुल के ट्वीट को लेकर सियासी हंगामा शुरू हो गया है। दिल्ली कैंट के नांगल गांव में 9 साल की बच्ची की मौत के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। रेप के बाद बच्ची की हत्या के गंभीर आरोप के बाद इंसाफ के लिए पीड़ित परिवार के घर राजनीतिक दलों के दौर शुरू हो गए हैं। अपनी बच्ची के साथ हुई दरिंदगी पर न्याय की मांग कर रहा परिवार दिल्ली के नांगली में धरने पर बैठा है। पीड़ित परिवार से मिलने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे। उन्होंने बच्ची के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। राहुल गांधी भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और बच्ची को इंसाफ दिलाने में पूरी मदद का भरोसा दिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की मांग की। हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। जो भी दोषी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट पर चलना चाहिए। परिवार सिर्फ न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और वो हम करेंगे। दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत के बाद देश की राजधानी बेटियों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवालों के घेरे में है। वहीं इस मामले में सियासी वार और पलटवार हो रहे हैं। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट कर इस घटना को शर्मनाक बताया है और ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा न हो, इसके लिए कदम उठाने की मांग कर दी। वहीं राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा, दलित की बेटी भी देश की बेटी है। इस बात पर बीजेपी ने आपत्ति जता दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी समेत कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी ने राहुल गांधी पर ऐसे संवेदनशील मामले पर कानून का पालन न करने का आरोप भी लगाया। किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट करना और किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट न करना, ये देखते हुए कि किस राज्य में किसकी सरकार है, यह भी अपने आप में एक जघन्य अपराध है। मुझे तकलीफ है, मुझे दुख है। राहुल गांधी जी ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाया है। अपने ट्वीट में उन्होंने उस दलित बच्ची के माता पिता के फोटो को ट्वीट किया है। ये गैर कानूनी है। मासूम को इंसाफ दिलाने की जंग में साथ देने के लिए जब बीजेपी नेता आदेश गुप्ता पीड़ित परिवार से मिलने धरना स्थल पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी वाले वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, आदेश गुप्ता वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। मामला दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए दिल्ली सरकार के खिलाफ हमलावर होने में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी देर नहीं लगाई। कुछ लोगों की आदत बन गई है कि वो केवल उसका राजनीतिकरण करने का प्रयास करते हैं। हमारा काम ये होना चाहिए कि अगर कांग्रेस शासित राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं एक के बाद दूसरी होती रही तो क्या वहां पर कांग्रेस के नेता गए?
क्या वहाँ पर कोई चिंता व्यक्त की? अपनी 9 साल की मासूम के दोषियों के लिए परिवार ने फांसी की मांग की है। यहाँ पे 4 आदमी थे ये, उसके बाद आधी जलाई है, आधी जलाई। अब ये बता, लड़की के पैर सीधे होने चाहिए, उल्टे हो गए। अच्छा, आप क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं, इनको फांसी मिलनी चाहिए चारों को। देश में बच्चों के अधिकार के लिए काम करने वाली संस्था NCPCR ने साउथ वेस्ट दिल्ली के DCP से 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। पीड़ित परिवार के मुताबिक ये मामला रविवार शाम को सामने आया। लड़की के माता पिता को जैसे ही अंतिम संस्कार की खबर मिली तो हंगामा खड़ा हो गया। बच्ची के पिता के साथ लोगों की भीड़ जुट गई, जिन्होंने जलती चिता पर पानी डालकर उसे बुझाया और बच्ची के पैर खींचकर उसे बाहर निकाला। लेकिन तब तक बच्ची के शरीर का काफी हिस्सा जल चुका था। यही वजह थी कि पोस्टमार्टम करने वाली टीम भी हत्या की वजह का पता नहीं लगा सकी है। पीड़ित परिवार के मुताबिक उनकी इजाजत के बगैर पुजारी ने बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद मामले में दुष्कर्म की आशंका बढ़ गई। पुलिस ने इस मामले में पुजारी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने उसको यह भी बहलाया फुसलाया कि अगर आप PCR कॉल करेंगी तो फालतू लंबा पुलिस का केस होगा और PM करवाएंगे तो बॉडी के ऑर्गन्स को ले लिया जाएगा। तो इस तरह के बहलावे में आकर के उन्होंने जो है बोला कि इसको बॉडी को क्रेमेट कर दिया जाए और माँ के मना करने के बावजूद, माँ का कहना है, और पिताजी को भी बुला लिया गया था वहाँ पे, उनके इजाज़त के बिना बॉडी को जला दिया गया। बच्ची के साथ हैवानियत करने वालों को अदालत तो सजा देगी, लेकिन हमें भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना चाहिए और राजनीतिक दलों को चाहिए कि वो ऐसे मामलों में पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ें, न कि आपसी जंग में उलझ पड़ें। पुलिस को अपनी जांच में अब तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है। पुलिस अब इस मामले में आरोपियों का नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ इस मामले में एक बार फिर दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल खड़े हो गए हैं। यही वजह है कि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है और इन सबके बीच सबसे ज्यादा परेशान उस बच्ची के माता पिता हैं, जो न सिर्फ अपनी बच्ची को खोने का दुख उठा रहे हैं, बल्कि न्याय के इंतजार में धरने पर बैठे हैं। खबर अयोध्या से इस वक्त 2 बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर है 2023 के आखिर में श्री राम लला के दर्शन हो सकेंगे, यानी अब भक्तों के लिए श्री राम के दर्शन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अयोध्या से कल योगी सरकार अन्न महोत्सव की शुरुआत करेंगे, जो प्रधानमंत्री की ओर से गरीबों के लिए 5 किलो मुफ्त राशन वाली योजना है। यानी अयोध्या से राम और राशन पर 2 बड़ी खबरें हैं। एक का असर 2022 के चुनाव में दिखेगा और दूसरे का असर कल से ही नजर आने लगेगा। यूपी में अयोध्या से लेकर प्रदेश के कोने कोने में श्री राम और राशन पहुंचाने की रणनीति है। योगी सरकार 5 अगस्त से यूपी में अन्न महोत्सव की शुरुआत करेगी। यह ऐसा मौका है जब राम मंदिर शिलान्यास का 1 साल पूरा हो चुका है। इस मौके पर योगी सरकार ने राम भक्तों के दर्शन के लिए एक व्यू पॉइंट बनाने का फैसला किया है। ये एक तीर से 2 निशाने साधने वाली राजनीतिक दांव है। 2022 की चुनावी बैतरणी सामने है। इस मझधार को पार करने के लिए राम और राशन दोनों पर योगी सरकार का जोर है। श्री राम लला का भव्य मंदिर निर्माण कहां तक पहुंचा, यह देखने के लिए भक्तों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से एक व्यू पॉइंट बनाने का फैसला लिया गया है, जहां से राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग भक्तों को मंदिर निर्माण की पूरी प्रक्रिया को दिखा सकेंगे और भक्त इसे देख सकेंगे। इसीलिए योगी सरकार अयोध्या से अन्न महोत्सव का शुभारंभ कर रही है और अन्न महोत्सव के दिन श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम को 56 भोग लगाया जाएगा और फिर पूरे यूपी में गरीबों को मुफ्त राशन वितरित किया जाएगा। अयोध्या पर इस वक्त केंद्र और योगी सरकार दोनों का फोकस है। खास तौर पर राम मंदिर से जुड़ी तैयारियों को लेकर कुछ अहम जानकारियां सामने आई हैं। 2023 के अंत तक श्रद्धालुओं को श्री राम लला के दर्शन हो जाएंगे। मंदिर निर्माण पूरा हो या ना हो, गर्भगृह तैयार हो जाएगा। 2025 तक पूरे 67 एकड़ में मंदिर निर्माण पूरा होगा। लोगों की अनुमानित संख्या को देखते हुए और जमीन ली गई है, इसलिए अब 110 एकड़ में पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स होगा। पूरे राम मंदिर निर्माण में 900 से 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंदिर परिसर में म्यूजियम, आर्काइव और रिसर्च सेंटर बनेगा। दुनिया भर में रामायण से जुड़ा इतिहास रखा जाएगा। रामनवमी पर सूर्य की रोशनी सीधे रामलला पर पड़े, इसका प्रयोग रहेगा। दिसंबर 2023 तक राम मंदिर का पहला तल बनकर तैयार हो जाएगा।
रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और मंदिर श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा और इस बात का प्रचार चुनाव में जरूर किया जाएगा। अयोध्या से हो रही संकेतों और संदेशों की सियासत को चुनावी चश्मे से देखने का वक्त आ गया है। इसलिए योगी सरकार ने अयोध्या के 2 बड़े कार्यक्रमों का मंच बनाया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर दर्शन मार्ग पर व्यू पॉइंट बनाएगा। व्यू पॉइंट से लोग मंदिर निर्माण की प्रक्रिया देख सकेंगे। इसके अलावा 5 अगस्त से अन्न महोत्सव की शुरुआत अयोध्या से होगी। अन्न महोत्सव के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त राशन मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी राज्य की कुछ सरकारी राशन दुकानों पर मौजूद लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी करेंगे। यूपी की 80,000 राशन दुकानों पर पीएम का कार्यक्रम दिखाने के लिए टीवी सेट लगेंगे। ये करीब टोटल जिलों में 994 राशन शॉप्स में कल 100 लाभार्थी को आइडेंटिफाई करके पूरा एक ही टाइम पे हमारा करीब मोर देन 1 लाख डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसका भी और अरेंजमेंट्स आज हम देखेंगे। अभी तक काफी सेटिस्फैक्टरी। अयोध्या से जुड़े 2 बड़े ऐलान का मतलब साफ है। पहला ये कि श्री रामलला का भव्य मंदिर देखने के लिए लोगों में खासी दिलचस्पी है, इसलिए उन्हें लुभाने के लिए व्यू पॉइंट बनाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अयोध्या आकर रामलला के मंदिर को बनते हुए देख सके। दूसरा ये कि अन्न महोत्सव योजना यूपी में लाखों गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अन्न महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा और हमारे जिले में 994 राशन की दुकानें हैं। हर जगह न्यूनतम 100 लाभार्थियों को कल ही लाभान्वित किया जाना है। बाकियों को आने वाले 2-3 दिन में जितने भी हमारे राशन कार्ड होल्डर हैं उन सभी को प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त राशन जो है वो दिया जाना है। इस कार्यक्रम की शुभारंभ कल होने वाली है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का अयोध्या आगमन संभावित है। उसी के दृष्टिकोण से पूरी तैयारी हो रही है। योगी सरकार के विकास बुक में भी श्री रामलला विराजमान है और जनहित की बड़ी योजना भी राम जन्मभूमि से शुरू हो रही है। यानी हो सकता है कि ये सब 2022 में राम के नाम पर चुनावी आयाम हासिल करने की कोशिश हो। अयोध्या में श्री राम मंदिर के आसपास बने हेरिटेज भवनों का रखरखाव होगा। श्री राम से जुड़े कुबेर महल, सीता कुंड जैसे स्थानों को अति आधुनिक मंदिर में तब्दील किया जाएगा। हालांकि उसमें प्राचीन भारत की झलक भी दिखेगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण देखने के लिए व्यू पॉइंट से लेकर श्री रामलला के दर्शन को लेकर पूरा प्लान तैयार है, जिसे बीजेपी नहीं बल्कि सिर्फ बीएसपी समेत तमाम दलों का सारा फोकस अब जो है वो अयोध्या होने जा रहा है। इधर हरियाणा में बारिश का असर बढ़ा तो दिल्ली के एक गांव में किसानों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। गांव में इतना पानी भर गया कि हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे किसानों का लाखों का नुकसान हो गया। हालात इतने खराब हैं कि लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि गांव वाले पिछले 15 साल से ऐसी मुसीबत झेलने को मजबूर हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बसा ये है रावता गांव। जहां तक नजरें जाती हैं दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आता है। इस पानी पर तैरती हरियाली कोई घास नहीं बल्कि किसानों की कई महीनों की मेहनत का नतीजा उनकी फसल है। पानी में कमर तक डूबकर खड़ा ये किसान अपनी फसल की बर्बादी के सबूत दिखा रहा है। आरोप है कि किसानों की करीब 3000 एकड़ की फसल खेतों समेत पानी में समा चुकी है। उन्हें दुख इस बात का है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद इनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता। 3000 एकड़ डूबी हुई है धानों की फसल और किसी नेता के पास किसी के पास भी जाते हैं, सब नु कहते पंप लगा देते, पंप निकलने से पानी नहीं टूटेगा। गांव डूबने का आकार आ गया। आखिरी में हम तो जब ही निकले हैं जब गांव में पानी घुस चुका। खेतों की तो हमने छोड़ दी, कोई नेता कोई कुछ भी नहीं कर रहा। दिल्ली डूब जाएगी आगे से रोका हुआ है और हरियाणा से पानी छुड़वाते हैं, इसको डुबोते हैं राव के गाँव को। हर बार होता है, हर बार यही हाल होता है। ना हमारा एमएलए सुनता, ना एमपी सुनता, कोई हमारी सुनाई नहीं करता, ना यहाँ आकर देखते कोई। किसानों ने अपनी फसल अपना पसीना बहाकर खड़ी की थी, जिसके साथ उनके आने वाले दिनों के सपने जुड़े थे। लेकिन पानी में डूब चुकी इस फसल के साथ उनके सपने भी टूट गए। असल में रावता गांव दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जब पानी छोड़ा जाता है तो ये पानी कहीं दिल्ली को न डुबो दे, इसलिए इसका रास्ता बदलकर रावता गांव की तरफ कर दिया जाता है। यही पानी गुरुग्राम और झांसा बॉर्डर के करीब खेतों के रास्ते गांव में घुस जाता है। गांव वालों के मुताबिक साल 2005 के बाद से हर बरसात में ये पानी गांव को डुबो देता है और इससे खेतों में उनकी फसलें भी खराब हो जाती हैं।
पानी में डूबी दिख रही यही फसल अगर बर्बादी का शिकार नहीं हुई होती तो किसान इसे बेचकर अपने परिवार का गुजारा कर पाते और अगली फसल की लागत भी उठा पाते। लेकिन अब गांव वालों का कहना है कि इस बर्बादी का असर उनकी अगली फसल पर भी होगा। और इस बार तो गेहूं भी नहीं बोएंगे, अगर यही आसार रहे तो इस बार गेहूं भी नहीं होंगे। किसानों का आरोप है कि गांव में पानी भर जाने से उनका लाखों का नुकसान हो चुका है और ये हाल हर साल होता है। कुछ दिनों पहले तक जिस गांव में हर तरफ खेत में लहलहाती फसलें दिखाई देती थी, वहां जमीन का नामो निशान बाकी नहीं है। खेतों के साथ मकान भी डूब गए हैं। मजबूरन लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। गांव के लोगों का आरोप है कि हर साल उन्हें गांव में इतनी ही तरह के हालात बनते हैं और इसी तरह से उन्हें परेशानी होती है और मेहनत से उगाई गई उनकी फसलें ऐसी ही बर्बादी की शिकार हो जाती हैं। आरोप है कि समय रहते ना कभी नाले बनाए गए और ना ही पानी निकालने के इंतजार किए गए और प्रशासन की लापरवाही की वजह से गांव वालों को हर साल इतना ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। जरूरत है कि दिल्ली की सीमा पर बसे रावता गांव पर प्रशासन ध्यान दे और लोगों को तुरंत मदद पहुंचाई जाए। यही नहीं, बरसात के बाद ऐसे इंतजाम किए जाने की जरूरत है जो गांव के लोगों की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सके। और इसी के साथ ही बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबरें दिखाएंगे आप